स्वागत है आप सभी का एग्जाम मेंटोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मेंटोर सीएम गौड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। कहने को तो चैप्टर ये छोटा सा है बट डिटेल में पढ़ेंगे तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास इसमें है केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, देन उनकी बैलेंसिंग आप में से बहुतों को नहीं आती होगी तो आज हम कोशिश करेंगे उसको इसी वीडियो के जरिए हम कवर कर ले। फिर टाइप्स ऑफ इक्वेशन में इसमें दो टाइप से कराऊंगा, ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड दूसरा जो होगा ऑन बेसिस ऑफ हीट, कि हीट रिलीज हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है। और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इसमें सबसे पहले वाला जो टॉपिक है अपना केमिकल रिएक्शन, हम उसको अभी ही कवर करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी से अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि भी केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल चेंज वही है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई नया सब्सटेंस बना है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि भाई चेंज इन टेम्परेचर, अपने आप ही रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वो हीट होने लगेगी या कूल डाउन होने लगेगी। चेंज इन कलर, उसका रिएक्शन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम समझेंगे कुछ केमिकल चेंज हुआ है। तो चेंज इन ऑर्डर मीन्स स्मेल अगर उसमें से डिफरेंट आने लगे तो हम समझते हैं कि कुछ नई चीज बनी है, कुछ केमिकल चेंज हुआ है। या गैस इवॉल्व हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इवॉल्व होने लगे तो हम समझेंगे केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। और लास्टली चेंज इन स्टेट, अगर किसी सब्सटेंस की उसमें स्टेट चेंज होने लगे, हालांकि मेल्टिंग वगैरह में भी हो जाता है, मेल्टिंग इज कंसीडर्ड मेल्टिंग, फ्रीजिंग या वेपोराइजेशन इज कंसीडर्ड फिजिकल चेंज, बट केमिकल चेंज में भी चेंज इन स्टेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन क्या है फिर ये? तो केमिकल इक्वेशन होता है सिंबॉलिक representation of chemical reaction, कि जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि भी हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर वेपर्स। तो ये तो हमने लिख दिया कि भी हाइड्रोजन है वो एयर यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर वेपर देगा। ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन विच इज अ गैस, हाइड्रोजन विच इज अ गैस रिएक्ट्स विद एयर या ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो अ गैस टू गिव वाटर H2O। और क्योंकि ये वेपर्स हैं तो मैं यहाँ गैस स्टेट लिखूंगा। तीनों ही फिलहाल गैसियस स्टेट में है। हमें स्टेट भी लिखनी होती है। अगर गैस है तो हम ब्रैकेट में G लिखते हैं, अगर सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, और अगर सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन है या शुगर का सॉल्यूशन है तो हम उसको लिखते हैं AQ, एक्वस। चलिए और एग्जाम्पल भी इसके बहुत सारे हो सकते हैं, वो तो हम करते करते ही करेंगे। यहां पर आप देखें कि दो हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टिंग विद अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। यहां पर हाइड्रोजन तो दो हैं बट ऑक्सीजन एक ही है, तो वो एक ऑक्सीजन कहा गया। यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमने ये रिएक्शन सही लिखी है? ये रिएक्शन बिल्कुल सही लिखी है, बट इसमें एक चीज कमी है कि दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। हमें इसको बैलेंस करना है, तो हमारा अगला टॉपिक बैलेंसिंग ही रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। इस एरो के लेफ्ट साइड में जो भी सब्सटेंस हैं
उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। द सब्सटेंसेस रिएक्टिंग इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट में जो भी सब्सटेंस हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो भी सब्सटेंस हमें मिलते हैं दोज आर प्रोडक्ट्स। चलिए बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं। बैलेंसिंग के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं पहले। ये जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी इसको ही हम देखते हैं। आप सबसे पहले समझेंगे बैलेंसिंग जरूरी क्यों है। बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको भी बताया कि अभी 2 हाइड्रोजन रिएक्ट किए 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, तो हमें ऑक्सीजन 1 एटम मिल रहा है और यहाँ हाइड्रोजन 2 एटम मिल रहे हैं। तो इस चीज को सही करने के लिए हमें इसको बैलेंस करना जरूरी है, यानी कि नंबर ऑफ एटम हमें इक्वल करने, और नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये फॉलो होगा। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये बैलेंस करना कैसे है, तो जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले हम उस सब्सटेंस को चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा हमें एटम नजर आ रहे हैं। इसमें 2 एटम्स हैं, इसमें भी 2 एटम्स हैं, इसमें 2 और 1 3 एटम है। सबसे पहले इसको चुनेंगे और यहीं से हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। और बैलेंस करने के लिए हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, हम नंबर्स ऐड नहीं करते। तो मल्टीप्लाई कैसे करना, देखिए 2 हाइड्रोजन इक्वेशन के राइट में है, 2 लेफ्ट में है, इट इज ओके। यहां पर राइट में है अपने पास ऑक्सीजन 1, लेफ्ट में है 2, तो राइट में कम है, इधर 2 है इधर 1 है, मुझे इधर 2 करने हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करने में ऑक्सीजन अपने पास 2 × 1 2 हो गए, बट हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए, ये बढ़ गए। हाइड्रोजन 4 हैं अब राइट में अपने पास और लेफ्ट में अपने पास 2 ही हैं, तो लेफ्ट में मुझे 4 करने हैं, उसके लिए मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। हम हिट कर करके देखते हैं, आपको 1-2 बार वो किया हुआ रफ भी करना पड़ सकता है। जब तक सभी एटम इक्वल ना आ जाए लेफ्ट में और राइट में, तब तक आपको रफ करना पड़ सकता है। और एग्जांपल लेते हैं कोई, लाइक H2SO4 है रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड रिएक्टिंग विद बेस, तो बनेगा Na2SO4 and H2O. It is aqueous, it is also aqueous and liquid। अब ये स्टेट से तो हमें मतलब नहीं है, बैलेंसिंग में हम पहले बैलेंसिंग ही देखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे ज़्यादा किस में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 2 3 और 4 7 हैं, इसमें 1 2 3 ही है, इसमें भी 7 है और इसमें 3 है। तो हम यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे सोडियम सल्फेट से, तो सोडियम यहाँ पर हमारे पास 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 हैं। ऑक्सीजन हम पूरे राइट में देखेंगे, ऐसा नहीं है प्रोडक्ट साइड में पूरे देखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल हम इसमें देखेंगे, हम इसको भी देखेंगे प्रोडक्ट साइड में, दोनों की ऑक्सीजन हमें देखनी है। तो पहले सोडियम देखते हैं। सोडियम अपने पास 2 है राइट में और लेफ्ट में 1 ही है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। उसके बाद सल्फर, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, इट इज ओके। ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं, 4 और 1 5 राइट पे, और लेफ्ट में कितने हैं, 2 1 2 एंड 4 6, इधर 6 है इधर 5 है। तो हम किस में मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाएं, देखिए इसमें मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 4 2 8, ये ज्यादा हो जाएगा, फिर इधर करूंगा ये ज्यादा हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप देखें इधर आ रहा है इवन नंबर 6 और इधर आ रहा है ऑक्सीजन ऑड नंबर 5, तो हम देखेंगे कि वो ऑड आया किसकी वजह से, यहाँ तो इवन नंबर है, ऑड आया इसकी वजह से। तो मैं कोशिश करूंगा इसको ही 2 से मल्टीप्लाई करके इवन कर दूं। और अब आप देखेंगे ऐसा करते ही, एक ट्रिक है, कोई रूल नहीं है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। 4 and 2 6 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 and 4 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। हमने चेंज किया था तो हाइड्रोजन चेंज हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 1 जा 2 एंड 2 4 हाइड्रोजन। तो फिर से चेक कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन इधर पूरे में और 4 हाइड्रोजन इधर, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 और 2 6, इधर भी ऑक्सीजन 4 एंड 2 1 जा 2 6,
और सोडियम 2 सोडियम 2, हो गए सारे बैलेंस। ऐसे ही हम और रिएक्शंस में भी कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल करके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग को, ये उतनी अच्छी होती चली जाएगी। और ऐसा नहीं कि एक बार में ठीक हो जाती है, आपको करते करते ही वो आ जाएगी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैंने बताया हम दो बेसिस करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ हीट एंड ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो पहले हम इसको देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ हीट। ऑन बेसिस ऑफ हीट हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट या एनर्जी रिलीज हो उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप देखेंगे कि रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसे हम हीट रिलीज होना कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं अपने पास कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो वाटर के साथ साथ हीट भी बनेगी। अभी ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं पर मैंने ये तब नहीं लिखा था, हम अब पढ़ रहे हैं तो मैं अब लिख रहा हूं। इसमें हीट रिलीज होती है या हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं तो ये एज अ फ्यूल बर्न होता है और हमें हीट एनर्जी मिलती है। या मैं मीथेन CH4 को बर्न करूं तो भी CO2 प्लस H2O एंड इट ऑल्सो गिव्स हीट, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। और देखें कार्बन में बर्न करता हूं, लकड़ी में बर्न करता हूं तो CO2 प्लस हीट, यहां भी मुझे हीट एनर्जी मिलती है। एक एग्जांपल और है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। ये व्हाइट कलर का थोड़ा सॉलिड होता है। इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और काफी हीट रिलीज होती है। जिस कंटेनर में पानी रख करके हमने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला वो कंटेनर ही हीट होने लगता है। ये जो क्विक लाइम है इसको चूना भी कहते हैं हम हिंदी में। तो काफ़ी पहले, अब तो हम यूज़ नहीं करते घरों में पेंट करने के लिए, काफ़ी पहले घरों में वाइट वॉश जो है इसी से होता था। चूना परचेज करके लाते थे और उसको इवनिंग में डालते थे पानी में और ओवरनाइट उसको सोक करके रखते थे। तो वो ओवरनाइट हीट होता रहता था और मॉर्निंग में जाकर के ठंडा होता था और बनता था स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वी हैव इज स्लेक्ड लाइम। तो इसको हिंदी में बुझा हुआ चूना भी कहते हैं स्लेक्ड लाइम को। और इस स्लेक्ड लाइम को लेकर के और उसको छलनी से छान करके वाइट वॉश में पहले यूज किया करते थे। इससे घरों में थोड़ा सा ठंडक, ऐसा मानते हैं कि ठंडक रहती थी। तो ये क्या होता था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वॉल पे लगाते थे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था और वाटर अलग होकर के वेपोराइज हो जाता था। तो दीवारों पर इसको अप्लाई करने के बाद एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती थी, जिसको हिंदी में कहते हैं कि कली, दीवारों पर से कली भी उतरती थी, वो कुछ सालों बाद उतरने लगती थी। तो दोबारा करना होता था और ये बड़ा ही सस्ता पड़ता था पहले, अब तो कहीं मार्केट में मिलता भी नहीं है। इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ये भी पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है सब्सटेंस X ऑफ कैल्शियम react with water to give Y and this Y is used in white washing, तो identify the X and Y। तो आपको केमिकल रिएक्शन अगर याद होगी और white washing याद होगा कि हम क्या यूज करते थे तो you can easily identify। इसके अलावा मैं एक और बताता हूं आपको, that respiration। रेस्पिरेशन में होता है C6H12O6 which is ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 प्लस वाटर
एंड एनर्जी रिलीज होती है। मैंने बताया था या तो हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो, हम उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। दिस रिएक्शन हैपन्स इन रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन होता है रिलीजिंग एनर्जी और जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2H2 एंड एनर्जी बना रहा है। चलिए, ये तो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक की, सेकंड वाला। एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन जिसमें जब तक रिएक्शन हो रही है हमें लगातार हीट देनी होती है, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे अपने पास है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट। हम जब इसको हीट करते हैं तो जब तक रिएक्शन मुझे करनी है तब तक मुझे लगातार हीट देनी होगी। ऐसे नहीं कि एक बार हीट करके छोड़ दूंगा। हीट करके छोड़ना इज कॉल्ड इग्निशन। इग्निशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम हीटिंग। तो मैं लगातार हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है दिस इज ब्राउन कलर गैस। तो इसका कलर ध्यान रखेंगे। ब्राउन कलर को लेकर के कोई पूछा जा सकता है दैट सब्सटेंस एक्स व्हेन हीटेड गिव्स अ ब्राउन कलर गैस, तो आइडेंटिफाई सब्सटेंस एक्स। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। चलिए, तो यहां पर क्योंकि हमें हीट देनी पड़ी तो ये एंडोथर्मिक हुआ। ओके, दूसरा है AgCl। AgCl में या तो सनलाइट हो, तो सनलाइट भी दे रहे हैं तो वो भी हम हीट या एनर्जी की एक फॉर्म ही दे रहे हैं, जिससे सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल हीट रखना है, उसको आग पे ही रखना है, हम एनर्जी दे रहे हैं टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी या हीट देनी पड़े वो भी एंडोथर्मिक में ही इंक्लूड होगा। या अपने पास FeSO4 है, उसको भी हम हीट कर रहे हैं। ये हीट के लिए हम ये सिंबल भी यूज करते हैं, ट्राइंगल ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टा। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट मीन्स हम इसको हीट कर रहे हैं। तो इट ऑल्सो गिव्स आयरन ऑक्साइड, SO2 एंड SO3। तो यहाँ भी हम इसमें हीट दे रहे हैं। इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम देखते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन 5 तरह की होती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डीकॉम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड फिफ्थ इज रेडॉक्स रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं, या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, ये थोड़ी देर में सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है व्हेन टू और मोर, ध्यान दीजिए, टू और मोर, अकेला नहीं, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट सिंगल हो और रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जो हमने एक्सोथर्मिक के लिए एग्जांपल्स किए थे वो सभी इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर, नाइट्रोजन N2 and O2 gives NO2, या हो सकता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी में 2 रिएक्टेंट है और ये कंबाइन होकर के दे रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट।
और इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि सोडियम रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू गिव सोडियम क्लोराइड। ये सभी टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगी। को जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक इसमें बस ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो क्लीनेस्ट फ्यूल में आएगा, कि हाइड्रोजन को जब बर्न कर रहे हैं तो सिर्फ वाटर वेपर बन रहा है, कोई अदर CO2 भी नहीं बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बन रहा है, या अदर हार्मफुल गैसेस नहीं बन रही है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्लीनेस्ट फ्यूल है, तो कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बी, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में 3 कैटेगरीज हैं। ऐसा रिएक्शन जो हीट दे करके कराया गया हो। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स देता है। तो व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 or more than 2 products, तो such reactions are called decomposition। और decomposition reaction अपने पास 3 तरीके से होती है। फर्स्ट इज thermal decomposition, second is electrolytic decomposition, and third is photo decomposition। तो मैं तीनों के एग्जाम्पल आपको वन बाय वन बताता हूं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हमने एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स रखे थे वो सारे ही थर्मल डिकम्पोजिशन में आ रहे हैं कि भी लेड नाइट्रेट को मैं हीट कर रहा हूं तो वो भी तो डिकम्पोज हो रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट में, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और NO2 में ये ब्रेक हो रहा है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन ही थर्मल से हो रहा है। या इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देता है और CO2 एज अ गैस रिलीज हो जाती है। तो ये आप एंडोथर्मिक में भी डाल सकते हैं इसको और थर्मल डिकम्पोजिशन में भी डाल सकते हैं। तो एक रिएक्शन जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज में फॉल कर सकती है। आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की तरफ। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में फॉर एग्जांपल अपने पास वाटर है और मैंने इसमें रॉड्स डाली हुई हैं, एक कैथोड और एक एनोड, और इनको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है मैंने, और इन दोनों के ऊपर मैंने टेस्ट ट्यूब को रिवर्स करके लगा दिया है ताकि कोई गैस आए तो इन टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाए। होगा क्या कि H2O को जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और अगर रिएक्शन को बैलेंस करो तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देंगे। मीन्स हमारे पास अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो वो 2 मोल वाटर है तो वो हमें 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन देगा। मीन्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड हेयर इन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वी आर गेटिंग। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमें ज्यादा गैस मिलेगी और एक में कम मिलेगी, तो ज्यादा हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है और कम हमें ऑक्सीजन मिल रही है, जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि 2 मोल वाटर ब्रेक डाउन होकर के दे रहा है 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन। तो कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी और एनोड पर हमें कौन सी गैस मिलेगी ये थोड़ा सा देख लेंगे बस। देखिए कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन का आयन पॉजिटिव आयन होता है। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो पॉजिटिव होने की वजह से वो नेगेटिव कैथोड पर जाकर के हमें मिलेगा, और ऑक्सीजन का आयन नेगेटिव आयन होता है तो वो पॉजिटिव एनोड पर जाकर के हमें मिलेगा। तो हमें एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा था फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स हेयर लाइट। तो लाइट से डिकम्पोजिशन का सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, इनको जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर एंड क्लोरीन एंड सिल्वर एंड ब्रोमीन। ये जो रिएक्शन है ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते थे सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड पर जाते हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे सिलेबस में आगे भी आएगी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जैसे अपने पास है एल्यूमिनियम या जिंक और इनकी रिएक्शन कराओ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये कॉपर सल्फेट कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें से कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम इस कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा एक्वस, और कॉपर हमारे पास अलग आ जाएगा। या हम जिंक देखें या हम आयरन से भी रिएक्ट कराएं तो भी सेम बात होगी। ये बनेगा जिंक सल्फेट और ये आयरन सल्फेट, और दोनों ही केस में कॉपर मेटल अलग आ जाएगा। एक रिएक्शन को हम उससे भी समझ सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, मैं इनके कलर लिखा देता हूं आपको तब इजी रहेगा। आयरन है ग्रे कलर, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट ब्लू इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रॉयल, तो ब्लू विट्रॉयल इज कॉपर सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन और कॉपर इज ब्राउन। अब होता क्या है, अगर हम टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें हमने आयरन की नेल उसमें हमने डिप कर दी और डिप करके थोड़ी देर छोड़ दी, तो आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्लू कलर था वो चेंज हो गया ग्रीन में, और जो आयरन ग्रे कलर की नेल हमने डाली थी वो थोड़ी देर बाद हो गई ब्राउन। तो किस वजह से हुआ है कि सॉल्यूशन जो है ब्लू से ग्रीन इसलिए हो गया कि वो कॉपर सल्फेट नहीं है, वो आयरन सल्फेट हो गया है, और जो ग्रे कलर की नेल ब्राउन हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो आयरन कॉपर में बदल गया, आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है, तो ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से वो जो नेल है वो ब्राउन कलर की हो गई है। चलिए, अगर हम उम्मीद करें कि भी हाई रिएक्टिव का सॉल्ट सॉल्यूशन और लो रिएक्टिव से करा रहे हैं, तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक सल्फेट है और मैं इसको आयरन से रिएक्ट करा दूं, तो क्योंकि आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है तो यहां पर नो रिएक्शन होगी। और कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसके लिए आप मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं। उसमें हायर आने वाले मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है लो आने वाले मेटल से। चलिए, अब एग्जांपल देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट के। डबल डिस्प्लेसमेंट के हमारे सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, तो एक एग्जाम्पल है अपने पास कि भी बेरियम क्लोराइड है और वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट से। तो होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ बेरियम क्लोराइड आयन से रिएक्ट कर रहा है तो एक्सचेंज होने में बेरियम सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, और सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि बेरियम क्लोराइड इज एक्वस, सोडियम सल्फेट इज एक्वस, सोडियम क्लोराइड इज एक्वस, बट बेरियम सल्फेट हमें यहां पर सॉलिड मिलता है। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, ये एक्वस और वो भी एक्वस, पर ये सॉलिड बना है, इट मींस ये डिसॉल्व नहीं हो रहा, और डिसॉल्व नहीं हो रहा तो इट विल सेटल डाउन, इट विल प्रेसिपिटेट। तो ये बेरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, पीपीटी इज फॉर प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जो डिसॉल्व नहीं होता, नीचे सेटल हो जाता है, सच रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए, एक एग्जांपल ये है, एक दो और होगा वो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। लास्ट इज डबल, ओह सॉरी अब तो रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स या रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसे ही हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसी का ही ऑपोजिट होगा रिडक्शन। रिडक्शन होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो भी उसे रिडक्शन बोलेंगे। दोनों के एग्जांपल देखते हैं जरा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, CO2 बनेगा, तो क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन यहां पर कार्बन का हुआ है। अच्छा, आप देखें ये एग्जांपल हम 3 बार यूज कर चुके हैं। एक हम रिडक्शन में, इसमें ऑक्सीडेशन में हम यूज कर रहे हैं, रेडॉक्स में यूज कर रहे हैं, एक हम इसको एक्सोथर्मिक में यूज कर चुके हैं, और एक कॉम्बिनेशन में। तो मैंने पहले ही बताया था एक जो रिएक्शन है वो मल्टीपल कैटेगरी में फॉल कर सकती है। और देखें अपने पास कॉपर है, कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक लेयर आ जाती है। तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ने कंप्लीटली जो है रिएक्शन नहीं की है, बट फिर भी ब्लैक कलर की उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। आपसे इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टर्न्स ब्लैक, तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हुई है ऑक्सीडेशन। अब मुझे ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड से वापस से कॉपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पर हाइड्रोजन गैस पास कर दूंगा, और हाइड्रोजन गैस पास करने पर कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर मिल जाएगा। तो आप देखिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रिडक्शन की कैटेगरी में रिएक्शन आ गई। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। यह रिडक्शन किसका हुआ है? यह रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का हुआ है एंड रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। तो ये समझने वाली बात होती है कि विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, इस पर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोरीन गैस एंड वाटर H2O। तो अब हम इसमें देखेंगे रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। तो यहां देखें मैग्नीज से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हटने की वजह से ये वाली जो रिएक्शन है ये रिडक्शन है। MnO2 से MnCl2 बनना, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है यहां पर, तो ये हुआ है रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है? MnO2 का। और HCl, आप नोटिस करें HCl से Cl2 बना है, ध्यान दीजिएगा ये वाला ऑक्सीडेशन है। HCl से Cl2 कैसे? क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ध्यान दें फिर से, कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि रिडक्शन किसका हुआ है? MnO2। किस में हुआ है? MnCl2 में। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, किस में? वाटर में नहीं, Cl2 में। तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस तरह से हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक हमारा है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अच्छा, इसमें लास्ट कोरोजन से पहले मुझे एक टॉपिक याद आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ी सिंपल सी टर्म है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस हुआ है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? दोज एजेंट विच रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो खुद जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसमें बड़ा आइडेंटिफाई करना, मैं क्यों बता रहा था, क्रूशियल है कि सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, कोरोजन एंड रेंसिडिटी।
देखिए कोरोजन क्या होता है, जब भी मेटल्स एयर से, वाटर से, एसिड से या केमिकल से रिएक्ट करते हैं तो वो कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं और नया सब्सटेंस बनाने में मेटल कोरोड हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। जैसे आयरन में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन सी लेयर चढ़ जाती है जो कि होती है ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करने पर, एयर और वाटर। केवल एयर दोगे तो भी रस्ट नहीं लगेगा, केवल वाटर दोगे तो भी रस्ट नहीं लगेगा। एयर और वाटर दोनों दे दोगे आयरन को, दोनों अवेलेबल हो जाएंगे तो आयरन में रस्ट लगने लगेगा। या जो कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर चढ़ने लगती है, ये भी कॉपर का कोरोजन है। या जो सिल्वर है, वो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर जो है, सिल्वर ऑर्नामेंट जो पहनते हैं वो ब्लैक होने लगते हैं, अगर नहीं पहनो कुछ दिन ऐसे ही रख दो तो ब्लैक होने लगते हैं, तो वो भी कोरोजन की कैटेगरी में ही आता है। अब कोरोजन से हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मेटल्स को कोरोड होने से बचा सकते हैं, कि मेटल बड़े क्रूशियल होते हैं, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वहां रहे तो अच्छा है, और कोरोड ना हो तो ही उसकी यूजफुलनेस है। तो कोरोजन से कैसे बचाएंगे? कोरोजन से बचा सकते हैं या तो हम उसमें ग्रीजिंग कर दें, या ऑयलिंग कर दें, या उस पर पेंटिंग कर दें। ऐसा करने से वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब एयर वाटर का कांटेक्ट नहीं होगा तो देयर आर लेस चांसेस कि उसका कोरोजन होगा। तो कोरोजन से बचने के लिए उस पर ग्रीजिंग, ऑयलिंग या पेंटिंग कर सकते हैं। या फिर उस पर जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं। जिंक मेटल को हम मेल्ट करेंगे और अदर मेटल को उसमें डिप करके वापस निकालेंगे, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। और कोई तरीका है अपने पास, एलॉय बनाना। अगर हम मेटल को कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो उसके साथ किसी दूसरी मेटल को मिक्स कर देते हैं, तो कोरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं और उल्टा उसमें एनहेंस या कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं कोरोजन से बचाने के। लास्ट टॉपिक अपने पास है रेंसिडिटी। ये कोरोजन वाला टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में, और एलॉय वगैरह का टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में 3rd चैप्टर मेटल नॉन मेटल में आएगा, इसको हम वहां भी डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ही होता है। जो अपना ऑयली फूड होता है, ऑयल में फ्राई किया गया या ऑयल में बनाया हुआ या ऑयल में डिप किया हुआ, ऐसे फूड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उनकी जो स्मेल है वो फाउल स्मेल आती है, खराब होने की स्मेल आती है, और उनका टेस्ट भी बदल चुका होता है, वो खाने के लिए अनफिट होते हैं, उसको खा नहीं सकते। तो उस केस में उसका क्या, हम फूड को बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गया है, खराब हो गया है। तो उसका रीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। तो इससे प्रिवेंशन कैसे होगा, कैसे हम फूड को रेंसिड होने से बचाएं, कि भाई वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अगर हम वहां से ऑक्सीजन को ही हटा दें और ऑक्सीजन की बजाय कुछ और गैस हम उसमें डाल दें, या हम गैस ना ही डालें, तो अपने पास 2 तरीके हैं, या तो हो एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है, हम वैक्यूम में उसको पैक करते हैं, हम सारी हवा उसमें से निकाल लेते हैं, सारी एयर निकाल दी, जब उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, एयर के साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर आ गई, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और उस ऑयली फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और हम उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। तो बड़ी बड़ी फूड कंपनीज ऐसा करती हैं, या तो एयर टाइट कंटेनर में रख दो, पूरी ऑक्सीजन निकाल दो, या फिर होगा फ्लश विद नाइट्रोजन। पैकेट्स को, फूड पैकेट्स को ऑक्सीजन की बजाय, एयर की बजाय नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर दो। आपने देखा होगा कि जो चिप्स आते हैं या वो कुरकुरे वगैरह आते हैं, उनके पैकेट्स जो है बड़े फूले फूले से होते हैं, वो एयर नहीं है, उसमें नाइट्रोजन भर रखी है, नाइट्रोजन की वजह से ऐसा है। तो नाइट्रोजन फ्लश करने से, उसमें नाइट्रोजन भर देने से क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें बहुत कम हो जाती है और फूड का ऑक्सीडेशन बहुत बहुत स्लो हो जाता है। तो वो जो ऑयली फूड है वो लंबे समय तक चलता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। चलिए, ये चैप्टर हमारा इसी के साथ कंक्लूड होता है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, और कोई हेल्प हो तो मुझे बता सकते हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से
आपके फ्रेंड्स को या क्लासमेट्स को या आपके रिलेटिव्स को, कुछ कज़न वगैरह को बेनिफिट होगा तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं।